हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। देख लेते हैं हम लोग क्या देख रहे थे। विजयनगर साम्राज्य देख रहे थे, जो कि आपका कर्नाटक में फैला हुआ है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसका राजकीय केंद्र देख लेते हैं। इससे पहले जो तीन आपके इसके पॉइंट है वो हम लोग कर चुके हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने भूगोल वगैरह नहीं देखा है, भूगोल नहीं देखा है, साइंस नहीं देखा है, तो सारा कुछ मैंने करवा दिया है। साइंस के तो हालांकि मैंने हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाए हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वन लाइनर। उसको भी वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिए जाके। पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। साइंस ओनली आपका 6 से 10 तक का करवाया हुआ है। हिस्ट्री मैंने 6 से 10 तक का, और इसके बाद मैंने आपका 12 का हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके बाद मैं 11 का हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी आपको। और इसके अलावा मैंने आपका भूगोल तो पूरा 6 से 12 तक का करवा दिया है। भूगोल तो आपका हद ही इम्पोर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, राजकीय केंद्र देख लेते हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्ट था, मंदिर और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रही थी। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं, जो अनुष्ठानित कार्यों से संबंध नहीं होती थी। अंग देखिए, इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर होता था। क्या होता था? मंदिर पूरी तरह से राजगृह में निर्मित होते थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना बेकारी वस्तुओं से बनाई जाती थी। ये इनमें अंतर होता था। अंग देखिए, विजयनगर का एक भवन, जहां मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देते हैं। ये कुछ लिखते हैं पेश, इसको आप लोग पढ़ लेना। अंग देखिए, महानवमी डिब्बा, इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कारणों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप या महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी हुई है तक जाने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है। नहीं पता है किसके लिए बनाया गया था, वो किस चीज़ों के लिए बना था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित था महानवमी डिब्बा। एक विशालकाय मंच था, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार इसका 11,000 वर्ग फीट का था। 40 फीट की ऊंचाई थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा था। आगे देखिए, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जैसे दशहरा उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा बंगाल में मनाया जाता था, नवरात्रि या रामनवमी प्रादि भारत में मनाई जाती है। तो 10 दिन के जो हिंदू त्यौहार कौन कौन से? उत्तर भारत में दशहरा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा बंगाल में मनाई जाती है, और नवरात्रि महानवमी आपकी प्रायद्वीप भारत में मनाई जाती है। के नामों से जाना जाता है, इसलिए इसको रामनवमी डिब्बा कहते हैं। रामनवमी शाब्दिक अर्थ इसका है महान नवा। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यहीं से है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से देखिए। रामनवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी, घोड़ों की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी, साज लगे घोड़ों को रखा जाता था, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा तथा साथ ही मुख्य नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंटें भी इसमें अवसर पर आकर्षण का केंद्र बनती थी। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक केंद्र थे।
त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने गायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लाते थे, साथ ही नियत कर भी लाते थे, मतलब टैक्स भी लाते थे और भेंट भी लाते थे। क्या रामनवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र होता था? देखो क्या होता है। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। इनका कहना है कि इसके जो आसपास क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में न तो व्यक्ति रह सकते थे और न बहुत जो शोभा यात्रा में इन लोगों ने जो जानवरों के नाम बताए गए हैं ना उतने सारे जानवर वहाँ रह सकते थे। महानवमी का जो ये डिब्बा वाला क्षेत्र है, राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बन चुका है। नहीं पता चला कि क्यों बना था ये महानवमी डिब्बा का क्षेत्र। चलिए देखेंगे। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन थे। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में स्थित है एक लोटस भवन, लोटस महल, कमल भवन, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री ने रखा था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, मतलब आप देखेंगे तो उसका नाम क्या है, लोटस महल, तो आपको क्या लगेगा, कमल का फूल टाइप का। लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार के लिए बना हुआ था। ये भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा कार होता था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता होगा। जो ये लोटस महल है हो सकता परिषदीय सदन होगा जहां राजा और उसके जो उसको परामर्श देते थे, जो उसको सलाह देते थे, वो लोग बैठते होंगे। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्रों में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता था, हजार राम मंदिर बोला जाता था। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता होगा। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। जो दीवारों पर मूर्तियां बनी थी वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो मुख्य मूर्ति थी देव मूर्ति वो वहां पर नहीं है। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण की से लिए गए कुछ दृश्यांत सम्मिलित हैं, यानी जो दीवार पर उत्कीर्णित चित्र बने हुए हैं वो रामायण के दृश्य बने हुए हैं। कुछ शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, कई संरचनाएं टूट गई वहाँ की, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। देखिए दर पर ये चीज आप लोग देख सकते हैं। हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला किस प्रकार की थी। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग दिखाया गया है। चलिए आगे देखिए। धार्मिक केंद्र कैसे थे, धार्मिक केंद्र देख लीजिए। राजधानी का चयन किस प्रकार से राजधानी का चयन किया गया था कि यहाँ पर राजधानी होगी। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थीं। वो जो पहाड़ियां थीं तो रामायण में जो उल्लेख किया गया है बाली और सुग्रीव का, वहीं पे थे लोग। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष देवता, जो राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे, शिव का एक रूप माने जाते थे, से विवाह के लिए इन्होंने तप किया था। पंपा देवी ने विरूपाक्ष देवता के लिए। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है। पंपा देवी और विरूपाक्ष के विवाह का हर दिन धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी त्योहार मनाया जाता है वहाँ पे। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हुए हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध रखता है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। मतलब बड़े बड़े से मंदिर बनवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो वहाँ के देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा, जो जिन देवी देवताओं को लोग वहाँ बहुत ज़्यादा मानते थे, तो राजा क्या दिखाने की कोशिश करता था कि हम भी इन भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, यानी जनता का दिल जीतने के लिए, है ना। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। कभी कभी मंदिरों में शिक्षा भी दी जाती थी। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में दे देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित है।
आई बात समझ में। यानी विरूपाक्ष देव और पंपा देवी को बहुत ज़्यादा माना जाता है वहाँ पे। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया जाता है। मतलब वहाँ बोला जाता है कि विजयनगर में कभी ना कभी इन भगवान ने शासन किया हुआ, विरूपाक्ष ने। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किया हुआ है। हर राजकीय आदेश पर वहाँ पे आपको श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ मिलेगा। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान, संस्कृत हिंदू सूरत राणा। आगे देखिए, विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगीं और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जहां जिन साम्राज्य के संपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। चलिए, ये हो गया आपका, कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ नहीं छूटा। चलिए आगे देखिएगा, गोपुरम और मंडप देखिएगा। इसमें ये विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य दिखाया गया है, एकदम ऊंचाई से लिया हुआ, और विरूपाक्ष मंदिर का नीचे का पूरा नक्शा दिखाया हुआ है प्लॉट का। चलिए आगे देखिए, गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय कई अन्य तत्व प्रकाश में आते हैं। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण आपको राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोना प्रतीत करते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभावित शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे। जितनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। तो देखिए क्या है, विरूपाक्ष मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। विजयनगर कर्नाटक और विरूपाक्ष कर्नाटक। कुछ मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था, जो विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडप बना हुआ है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। आगे देखिए, मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कारणों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विशेष कारणों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के वैवाहिक उत्सव पर आनंद मनाने के लिए किया जाता था। कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए किया जाता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थीं। दूसरा देव स्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक था। विट्ठल मंदिर आपका कहाँ का बताया जाता है? तो यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप थे। विट्ठल किन के रूप थे? विष्णु के। इस चीज को याद रखिएगा, विष्णु के रूप पूछे जाते हैं, या ना, विष्णु के रूप में थे विट्ठल। अधिकतर तो साउथ में जो भी मंदिर हैं, अधिकतर तो आपके जो है शंकर जी के मंदिर हैं अधिकतर, और इसके बाद विष्णु भगवान के मंदिर मिलेंगे आपको। नैनार और अलवार संतों के हिसाब से, नैनार किसके भक्त थे? नैनार आपके शिव जी के भक्त थे और अलवार विष्णु जी के भक्त थे, विष्णु जी की भक्ति करते थे। चलिए देखिएंगे, इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का घोतक था जिनमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी था। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। चलिए देखिए आगे, मदुरै के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम।
चलिए, महलों मंदिरों का तथा बाजारों का अंकन किस प्रकार से था। देखिए, हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया, फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियां देखी। यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त मिली। किसको? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता के प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया है। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। यह विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। यानी 25 भाग में बांट दिया और फिर किसी को नाम क्या दिया गया? ABCD इस प्रकार से नाम दे दिया गया, या फिर आबासा इस प्रकार से नाम दिए होंगे का करके। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और छोटे वर्गों में विभाजित किया गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देखते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया, उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक सामान्य जो बाजार जीवंत थे, उनका सब अब यही सब कुछ बचा था। देखिए आगे, ये हो गया आपका। आगे देखिए, इधर पे देखिए, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉन मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा हुआ है याद रखना महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा, विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक यानी ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनार की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है यानी इमेजिन करते हैं लोग, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में बची हुई है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते थे। चलिए देखिए आगे, बाजार का वर्णन किया हुआ है, पढ़ लेना किस प्रकार से मार्केट लगती थी। पेश के द्वारा विवरण किया हुआ है मार्केट का, पढ़ लेना खुद से। उत्तरों की खोज में प्रश्न, ये देखिए, उत्तर चाहिए यानी आंसर चाहिए, तो उसके लिए प्रश्न भी तो है। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं, तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए, किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं। अब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करते हैं। चलिए आगे देखिए, चैप्टर खत्म है इधर पे आपका। और देखिए इसको, स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिला तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे, नहीं पता। इन लोगों को कोई लिखता नहीं है कहीं भी। हमें इन लोगों की जानकारी, आम आदमी की जानकारी हमें किसी भी साम्राज्य में नहीं मिली। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्रों के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते थे, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते थे? हो सकता करते होंगे। आज भी हमें कोई अच्छा सा एक बहुत सुंदर सा घर मिल जाए तो 1 मिनट के लिए तो उस पर नज़र टिक ही जाती है। एक बार उसको पलट के तो देखते ही हम कोई अद्भुत चीज़ देखे तो। ऐसा ही उस टाइम के आम लोग होते होंगे कि देखते होंगे एक बार कि हाँ
इस पर कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सोचते होंगे, हो सकता प्रयास करते होंगे कि कैसे बनवाया गया है, यह बनाने की कोशिश करते होंगे। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। क्या पता दान दिया था या पैसा लिया था, वो तो जाने भाई, हमें क्या पता कि जो लोग उस पर काम। बताइए, एक तो मेन चीज़ क्या होती थी, कोई इंसान एक बार काम पे लग गया तो वो जिंदगी उसकी वहीं निकल जाती थी, तो वो दान में अपना श्रम कैसे दे सकता है। राजा उसका पालन पोषण करता होगा, सीधी सी बात है ना। कृष्णदेव राय के बारे में देखिए, परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता होगा। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस तरह प्रकार करता है। मंझला कद, गोरा रंग, मतलब ना ज़्यादा लंबाई थी ना ज़्यादा बिल्कुल मतलब कम लंबाई थी। मंझला कद था, बीच का बीच, मंझला बीच के को बोला जाता है। गोरा रंग था, अच्छी काठी थी, कुछ मोटा था, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग थे। ये मूर्ति बनी हुई है आपकी कृष्णदेव राय की। चलिए, ये तो हो गया आपका चैप्टर इधर पर समाप्त हो गया। हाँ, तो ये देखिए कालखंड देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक रहा। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, इसको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। चलिए अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।